मैं दिखा रहा हूँ, टेंशन लेने का नहीं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्या है क्वेश्चन? दो पार्टिकल ए एंड बी, ठीक है, दोनों का चार्ज यहाँ पे कैपिटल क्यू दे रखा है, ठीक है, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट, दोनों को डी डिस्टेंस पे रखा है। वेयर शुड ए पार्टिकल ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू बी प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी सो दैट इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स। फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखा। फिर वो पूछा कि मैक्सिमम फोर्स कितना है, वो कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाओ। कहा कि दो पार्टिकल है, सेम क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है, ए एंड बी, दोनों के ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू है, उसको फिक्स रखा गया है डी सेपरेशन के ऊपर, ठीक है। पार्टिकल सी है जिसका मास सेम है, चार्ज स्मॉल क्यू, उसको रखा गया है मिडिल पॉइंट के ऊपर, ए बी के मिड पॉइंट, और उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया, डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस एक्स, कहाँ पे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट? इसमें और इसमें पहला वाला कैलकुलेशन बिल्कुल सही। सेकेंड में है कि मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करना, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, वो पार्ट इसमें नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया। अब यहाँ पे सेकंड में क्या कह दिया कि एज्यूमिंग एक्स मच लेस देन डी, हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो हमने डिस्कस किया है परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो बहुत ही कम है, छोटा है, ठीक है। तो एक्स अगर छोटा है डी के रिस्पेक्ट में, क्यों कहा गया वो अभी क्वेश्चन एक्सप्रेशन में? हाँ, परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे, मिड पॉइंट मेन पोजीशन के ऊपर या नीचे, ठीक है। डी है दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, दोनों चार्ज के बीच का, दोनों चार्ज जो रखा था, और एक्स वाला सेपरेशन ऊपर नीचे वाला, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन विल द पार्टिकल सी एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ रिलीज्ड सच आफ्टर सच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द टाइम पीरियड। देखा, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं कहूंगा कि इस रिजल्ट को याद रखते हैं, या फिर और इसका मेथड जो है वो याद रखते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में पूछा जा सकता है। ये टाइम पीरियड का कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा। इसके अलावा दूसरा एक और सिचुएशन है जहाँ पे वो टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, इसी में क्वेश्चन में है वो, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, डेटा देख लिया। चलो आते हैं हम लोग पहले वाले क्वेश्चन 31 में और उसके बाद 32 में। तो 31 में क्या कहा गया था? क्यू चार्ज है और डी डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। दो चार्ज को रखना है कहाँ पे? दो चार्ज को रखना है, हाँ हाँ, वही क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। वो वही क्वेश्चन सेम चीज है, उधर मैंने कहा था कि मैक्सिमम फोर्स को पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही मैक्सिमम फोर्स को हम कैलकुलेट करें, ऐसा था, ठीक है। ये दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? क्यू है। हाँ, ये 31 है, एस सी भी 31 लिख देना ऊपर, ठीक है। एस सी बी का 31 नंबर करा, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे बाकी सारे फोर्सेस दिखाने हैं, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट छोटा है, मान के चलेंगे छोटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके ऊपर एक चार्ज क्यू रखा है, ठीक है, ये ऐसे लग रहा होगा। दूसरा वाला फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, इसके कंपोनेंट बन जाएंगे, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये फोर्स एफ लग रहा था, एफ कॉस थीटा, ऊपर में एफ साइन थीटा, ठीक है। वापस से इसके कंपोनेंट इधर में एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा, यानी कि ऊपर में दो एफ साइन थीटा हो गए, ठीक है। और एफ कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल करा, एफ नेट हो चुका है कितना? टू एफ साइन थीटा, ठीक है। नेट फोर्स इतना है। अब एफ को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू के
अच्छा ये बताओ, ये हाफ डिस्टेंस कितना हो चुका है, d/2। ये डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d²/4 प्लस x²। ठीक है, तो 2 × k × q बाई r का स्क्वायर, और साइन थीटा को हम क्या लिखने वाले हैं, x/r। x/r किसकी जगह पे, साइन थीटा की जगह पे। तो 2 4 पाई q × q r का क्यूब × x। ठीक है, ये है नेट, एफ नेट, ये है एफ नेट। ठीक है, कैंसिल करना चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो q × q × x बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो चुका है, x² प्लस d²/4 होल टू द पावर 3/2। f किसका फंक्शन है, f इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, f किसका फंक्शन, f किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। x को अगर चेंज करेंगे, ऊपर नीचे चेंज करेंगे, तो वो f भी चेंज होगा। तो f इज द फंक्शन ऑफ x। तो जब हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी को पता है, मैक्सिमम मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं? नहीं, मैं एक आर्बिट्री मैथ्स का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा है। ठीक है, मैक्सिमा कहाँ पे, चलो मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, और ये सी, और ये सीधा है स्ट्रेट। मैक्सिमा कहाँ पे, ए पे। यहाँ पे नहीं है क्या, सी पे नहीं है क्या मैक्सिमा? हाँ सही बोल रहे हो क्या, लोकल मैक्सिमा, बहुत अच्छी, वाह बहुत अच्छी। और ए क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा बहुत सारा हो सकता है, जहां पे भी ये स्लोप यानी कि डिफरेंशिएशन करने पर ये जीरो होता है, ये सब का मैक्सिमा का पॉइंट हो सकता है या मिनिमा का पॉइंट हो सकता है। राइट, मैक्सिमा का पॉइंट हो सकता है या मिनिमा का पॉइंट। तो मैक्सिमा का पॉइंट बहुत जगह पे है, जैसे ये भी, सी भी है मैक्सिमा, ए भी है मैक्सिमा। इस मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा है वो होता है ग्लोबल मैक्सिमा, और बाकी सब लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, तो डिफरेंशिएशन के बाद क्या आना चाहिए, dy/dx होना चाहिए जीरो। ठीक है, जीरो जहां पे होता है वहां पे या तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा हो सकता है। फिर उसको हम लोग चेक करते हैं कैसे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। पता है ना सब लोगों को, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर निगेटिव आया उस पॉइंट के लिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं, उसको इक्वेट करते हैं जीरो के साथ, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, एक्स की वैल्यूज निकालते हैं, और एक्स की वैल्यूज को निकालने के बाद फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, और ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। और अगर वो सेकेंड डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर पॉजिटिव है तो मिनिमा। ठीक है, खैर अगर क्वेश्चन में बोल दे कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो हमें इस चक्कर में नहीं जाना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन में जो तुम करते हो कैलकुलेशन, उसमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया है, इससे हम स्टेप्स को कम कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर हम क्वेश्चन कर रहे होंगे और क्या देगा कि मैक्सिमम वैल्यू, तब वहाँ पे चेक करने के लिए नहीं जाएंगे, हम डिफ्रेंशिएट करके जो ही वैल्यू आएगा उसी को डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करके हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालें। ठीक है, अब क्या करना है इधर में, ये तो नेट फोर्स निकल के आया, इससे मैक्सिमम फोर्स निकालना, कि एक्स का वो लोकेशन निकालना है हमें जहां पे अगर चार्ज पार्टिकल को रखें तो फोर्स उसके ऊपर मैक्सिमम। तो क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी हमें करना है df/dx, और इसको इक्वेट करना है किसके साथ, जीरो। ठीक है, इतना नोट कर दो, मैं दूसरे पेज में जाऊंगा फिर उसके बाद, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन होगा अभी चेन रूल से। और उसके बाद वो पॉइंट निकालेंगे कि कहाँ पे एक्स को, मतलब एक्स का पोजीशन क्या होना चाहिए कि अगर उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल को रखे तो चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स लगा के ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा हो। ठीक है, हो गया है यहाँ तक, यहाँ तक हो गया है। चलो बताना इधर में, एफ नेट आया हम लोग का क्या, q × x क्या आया था, 2 पाई d²/4 प्लस x² होल टू द पावर 3/2। ठीक है, अब इसी को हमें करना है डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स का फंक्शन है। अब इसमें डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें
मैक्सिमा या मिनिमा दोनों निकालने के लिए हमें जीरो करना पड़ेगा, तो जीरो के साथ इक्वेट कर दिया, इधर में क्यू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा कांस्टेंट टर्म था, बाहर निकल गया। डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स बाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कांस्टेंट जीरो डिवाइडेड बाई सम कांस्टेंट पूरे जीरो, बचा क्या इधर में, सेकेंड फंक्शन डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू डी एक्स, इसका डिफरेंस डी एक्स बाई डी एक्स, फिर माइनस ये यू बाई वी रूल है, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कोई बताओ मुझे, क्या करेंगे, इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर किसी ने कहा कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगेगा। शिवाली बताओ क्या बोल रही थी। सो 3/2 कांस्टेंट आ जाएगा, क्या होगा, सो 3/2 कांस्टेंट आ जाएगा, 3/2 3/2 कांस्टेंट आ जाएगा, अच्छा ठीक है 3/2 आ जाएगा, और उसके बाद 3/2 into d square by 4 plus x square into 2x। चलो ठीक है मैं करता हूँ, बताना। ये हो जाएगा, पहले पावर पावर को लेकर के आए, फिर पावर -1 डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर और पावर -1, 3/2 -1 इज 1/2, 1/2, लेकिन ये चेन रूल है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले तो हमने सिर्फ पावर का काम किया, अभी इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट टर्म है जीरो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 2x, ठीक है। तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन ऐसा लिखने वाला हूँ मैं, इसका डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का, ठीक है, क्या आ जाएगा 3/2 इंटू डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 इंटू 2x, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, ये कांस्टेंट है, डी स्क्वायर मतलब कॉमन है, होल टू द पावर 1/2 ये कॉमन है, बचा क्या, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 तो बाहर जा चुका है, बचा क्या 3x x 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 ये क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है ना, डी स्क्वायर बाई 4 एक्स जो भी हो, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव नंबर, हो कोई पॉजिटिव नंबर जीरो में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जीरो, ये पोर्शन पूरा खत्म, बचा क्या, दिस पार्ट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या लिखूँ आप, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो डी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू, या फिर ऐसे करो x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 8, तो x इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई 2 रूट, इतने डिस्टेंस पर अगर रखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है यहाँ पर ये, तो इतने x का ये अगर वैल्यू रख दिया हमने, ठीक है,
तो सेकेंड डेरिवेटिव इनको टेस्ट करना है, वापस इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उस पर्टिकुलर वैल्यू पे देखना है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। यार यहाँ पे मैक्सिमम पूछ दिया गया है तो सीधा हम लोग क्या कहेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू ही होगा। प्लस और माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, प्लस और माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, देख लो यहाँ पे, ये ऊपर और नीचे कहीं भी हो सकता है ना, ये ऊपर भी हो सकता है, अगर सेम कंडीशन नीचे भी हुआ तभी वैसा ही, ठीक है, तो मैक्सिमम दोनों ही पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है। तो उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक्स का जो भी वैल्यू आया है कितना है d/2√2, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग उसके बाद वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ ये नोट कर सकते हैं, ये नोट कर सकते हैं, इसके बाद वाला राइट, ये नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या था, हाँ चेंज क्या था, पार्टिकल सी रहेगा, बीच में एक पार्टिकल को रखना है, उसके बाद टू पार्टिकल्स एन पी ईच कैरिंग a charge q are held fixed with a separation d, पहले जैसा सिचुएशन है। The particle C having mass m, charge q is kept at the middle point of the line AB. If it is displaced through a distance x perpendicular direction में AB के, ठीक है, what would be the electrical force exerted, वो तो सेम ही रहेगा, पहला वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो पहले वाले एक्सप्रेशन को मैं सीधा यूज कर दूंगा, ठीक है। बताना तुम लोग नेट फोर्स क्या था, Q इंटू क्यू एक्स बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ds स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 3/2, ये वाला फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अब कहा उन्होंने एज्यूमिंग x मच लेस देन, क्यों कहा है, क्यों कहा है सर, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्रेशन में, ठीक है, और फिर पूछा अंडर व्हाट कंडीशन विल द पार्टिकल सी एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो फिर टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, ठीक है, यही क्वेश्चन है। हम लोगों ने जो फोर्स निकाला था आ गया 32, ठीक है, 32। तो क्या था सिचुएशन, दो चार्ज पार्टिकल है, क्यू और क्या था, ये कैपिटल क्यू और ये भी कैपिटल, यहाँ पे परपेंडिकुलरली इसको डिस्कस किया गया है एक्स डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज को रखा है स्मॉल क्यू। फोर्स हमसे पूछा जाएगा, मैं फोर्स सीधा लिखूंगा इसके ऊपर, नेट फोर्स जो लगने वाला है तो कैसा होगा, तो क्यू इंटू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ds स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 और यहाँ पे x, ठीक है। अगर मैंने ये कंडीशन दे दिया x इज मच लेस देन d, x d से छोटा है, अब इस रिजल्ट को मॉडिफाई करके इस कंडीशन को अप्लाई करके हम क्या लिखें, x अगर, वाह बहुत अच्छा, एक्स स्क्वायर को हटा दो, वाह बहुत अच्छा, एक्स स्क्वायर को उसने कहा कि हटा दो यहाँ से, ठीक है, तो नेट फोर्स क्यों हटा दो,
हाँ तो उससे क्या होगा, तो यहाँ से क्यों नहीं हटाया, यहाँ से क्यों नहीं हटाया, इसने कहा हटा दो यहाँ से, ठीक है हटा दिया। हाँ छोटे नंबर से अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें, मान लो कि 200, 200 में अगर हम 0.001 ऐड कर रहे हैं तो इसका फर्क क्या, इस बार पड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में चीज इग्नोर नहीं होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में इग्नोर कर सकते हैं। तो जो एडिशन वाला टर्म था यहाँ पे, इसमें हम एक्स को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है इग्नोर कर दिया। अब ये ऐसा आया, इसको थोड़ा और ठीक ढंग से लिखे हम लोग, तो क्या होने वाला है ये d/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर गया तो d/2 का क्यूब एक तरह से, ठीक है तो d³ और नीचे में 8 बन जाएगा, ठीक है तो ये हो जा रहा है क्या, 4q/q/x बाई बाई, आज कितने से तक क्लास, 6 o'clock, हाँ लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया था, आगे तो बैठ जाए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, डी का क्यूब हो चुका है, ठीक है और ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और उसका स्क्वायर करके तो हम लोगों ने ये 2 को हटा दिया था, तो 2 का क्यूब यानी कि 8, 8, तो यहाँ पे मैं 8 को ऊपर लिख रहा हूँ, ये रहा, तो 8q/qx बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब ऐसा बचेगा, इसको कैंसिल कर दिया तो ये कुछ है 4q/q/x बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी का क्यूब, ये आगे नहीं। अब पूछा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन, अगर जेई ने पूछा था आईट ने एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स है, सही मल्टीपल ऑप्शन में पूछा था उन्होंने, आईट स्क्रीनिंग में जब पूछा गया था तो उसमें होता था मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, सही है ना, दूसरा था कि ये एसएचएम शो नहीं करेगा, ये बात भी सही, एसएचएम शो करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, माइनस, क्या बताया था हम लोगों ने, क्या किया था इधर में कि अगर मैंने इसको मास इंटू एक्सलेशन, नेट फोर्स को अगर ऐसा लिखा मैंने मास इंटू एक्सलेशन इक्वल टू 4q/q/x बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी का क्यूब, तो एक्सप्रेशन क्या हो चुका है ये बताओ, 4q/q बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी का क्यूब, ठीक है और यहाँ पे क्या आ चुका है मास m का टर्म, ठीक है इंटू एक्स, क्या ये एसएचएम है, नहीं है, एसएचएम कब होता, जब दोनों में से कोई एक चार्ज निगेटिव हो जाता, निगेटिव आने से यहाँ पे, तो अंडर व्हाट कंडीशन इट विल शो एसएचएम, तो क्या कहेंगे, कोई एक चार्ज इधर प्लस क्यू, ये पॉजिटिव कैपिटल क्यू और माइनस क्यू विल बी निगेटिव, ठीक है अगर निगेटिव होगा तब ये एसएचएम दिखा सकता है, ठीक है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे अंडर व्हाट कंडीशन में, इधर क्यू और क्यू विल बी निगेटिव, किसी एक को निगेटिव होना पड़ेगा, ये कंडीशन, निगेटिव के बाद मैंने ये लिख दिया, ठीक है अब बताओ, हमने पढ़ा है अभी a इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम, मतलब माइनस को छोड़ करके और एक्स को छोड़ करके जो भी है वो ओमेगा स्क्वायर, जो भी है वो ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर कौन सा है, माइनस को छोड़ो एक्स को छोड़ो, तो ओमेगा स्क्वायर हम क्या लिख देंगे बताओ यहाँ पे, 4q/q बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी का क्यूब इंटू ए, ओमेगा स्क्वायर, हाँ तो इसने उन्होंने पूछा कि अंडर व्हाट कंडीशन इट विल शो एसएचएम, एसएचएम कराना है तो कंडीशन क्या होगा, ठीक है तो किसी एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा, वो मैंने वहां पे समझाया है कि नेगेटिव होगा तभी वो खींचेगा, खींचेगा तभी उस लाइन के ऊपर आएगा, न्यू पोजीशन की तरफ आएगा, अदरवाइज न्यू पोजीशन के ऊपर आने का कोई टेंडेंसी है क्या, नहीं है, ठीक है तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, ओमेगा अगर हमने निकाल लिया, अब बताओ यहाँ से ओमेगा क्या हो चुका है, रूट अंडर 4q/q बाई
पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू एम, राइट। ठीक है, ये आ गया ओमेगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ऊपर चला जाएगा ये नीचे वाला। ठीक है, तो पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू एम बाई 4 इंटू क्यू। ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, कोई कहेगा कि इस 2 पाई को बाहर क्यों रखना है, इसको भी रूट के अंदर ले जाओ। तो आधा ज्यादातर तो रूट के अंदर ही है, इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये 2 अंदर जाकर के 4 बन जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर 4 था तो बाहर आके 2 होता है। तो इसको जब अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर, और ये पाई को अंदर ले जाएंगे तो पाई का स्क्वायर था, पाई का स्क्वायर होगा, और पहले से एक पाई है, तो पाई क्यू। तो क्या लिखूंगा बताओ, इक्वल टू 4, हाँ अच्छा 4 को काट दिया, अच्छा ठीक है, हाँ काट सकते, 4 पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू एम बाई 4 इंटू क्यू, 4 को काट दो, चलो। तो पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू एम बाई क्यू इंटू क्यू, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट। देखो आंसर। देखो 32, ये तो फोर्स था पहले, क्यू इंटू एक्स बाई 2 पाई एप्सिलॉन इसका डिस्कवर करते टाइम पीरियड ऑफ, ठीक है क्लियर। ठीक है, तो ये था कूलम्ब्स लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, वो कूलम्ब्स लॉ का एंड हो गया। इसका बैटरी ज्यादा है, चार्ज करना। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है, बताना उसमें कि कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? हाँ, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री वाले बिना फिजिक्स के एप्लीकेशन का कैसे करेंगे क्वेश्चन, बताओ। तुम पढ़ते हो ना, ये क्या नाम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, हेलो बस केमिस्ट्री में पढ़ते हो, उधर क्या फिजिक्स में वापस वो चैप्टर पढ़ना है ना, मॉडर्न में पढ़ना तुम्हें एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों डिफरेंस क्या है, मेजरमेंट वाला सारा पार्ट यहाँ पे पढ़ना है। तुम्हें वहां पे सिखा सिखा दिया गया होगा कि कंक्लूजन ये था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं, कंक्लूजन ये निकाला कि पूरा का पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज के अंदर में कंसंट्रेट, उसके पीछे मेजरमेंट क्या था वो नहीं बताया गया होगा, वो पार्ट हमें यहाँ पे, ठीक है। कैसे था एक्सपेक्ट, मैंने शायद लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था या नहीं किया था, ये वाला चीज किया था कि जो एक्सपेक्टेड टाइम था उससे कम था, ठीक है, ये सब चीज मेजरमेंट वाला पार्ट जो तुम्हें केमिस्ट्री में नहीं बताया, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे सीखोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इधर में ही एस सी वर्मा का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जब टाइम पीरियड हो ही चुका है, कैलकुलेशन को भी कर ही लेते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन अलग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाला है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन की बात होगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं। थोड़ा सा लगे क्वेश्चन। थोड़ा सा लगे क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के बाद में आएंगे। ठीक है, मान लो कि ये रिंग है, इतना क्वेश्चन था आयुष, ये रिंग है ऐसा, ठीक है, और इसके एक्सियल पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे यहाँ एक्स डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बता सकते हो कि ऐसे अगर चार्ज को हम छोड़ेंगे, इसको फिक्स रखा है, चार्ज को अगर नेगेटिव चार्ज का शिफ्ट करेंगे तो क्या वो स्टैटिक रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। क्या होगा इससे? अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा इसके हर पॉइंट से, ये इक्वल डिस्टेंस पे। कैसे? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? दिखने में ये फिगर अलग रह रही है, थ्री डायमेंशनल डायग्राम में अगर सोचोगे तो एक रिंग है, रिंग के एक्सेस के ऊपर एक पॉइंट है, तो हर जगह से उसका डिस्टेंस इक्वल है, राइट? तो यहाँ से जितना सारा पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज, हर पॉइंट से इसके ऊपर इक्वल डिस्टेंस, तो जो फोर्सेज लग रहा होगा रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? एक्सेस के ऊपर होगा। ठीक है, अभी जैसे बताया था, तीन फोर्स है तो 3F cos थीटा। ठीक है, तो सब फोर्सेस को, सारे चार्जेस को अगर तो वो एक्सेस के लॉ में होगा। ठीक है, एक्सेस के लॉ में, तो इसके ऊपर नेट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा? मूव करना शुरू करेगा इसको। जब ये यहाँ पे आएगा, सोच के देखो, जितना ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उतना ही ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा। जितना इधर वाला चार्ज लगाएगा उतना ही इधर वाला चार्ज लगाएगा, हर जगह से सिमेट्रिकली, जितना इधर का लगाएगा उतना ही चार्ज करता होगा। ये वाला इधर, ये इधर की तरफ लगा, तो हर इसके ऊपर अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे सेंट्रल पॉइंट के ऊपर, सेंट्रल पॉइंट पर, तो आएगा जीरो। नेट फोर्स कितना है? जीरो। यानी कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं, तुमने अभी कहा कि ये इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, ये मूव करना शुरू कर चुका है, आया यहाँ पे आने के बाद नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो हो चुका है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पे हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का, मतलब इस मोशन का मीन पोजीशन कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मीन पोजीशन वो पॉइंट होता है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है, तो जीरो यहाँ पे, क्या ये रुकेगा यहाँ पे? इनर्शिया की वजह से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ा, फिर सब चार्ज मिलकर के उसको पीछे खींचना शुरू कर देगा। यहाँ भी एसएचएम होगा। ठीक है, एसएचएम होगा, तो यह बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा। ठीक है, वही था ना क्वेश्चन तुम्हारा, क्या था? टाइम पीरियड निकाला था ना, टाइम पीरियड ही था। क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये दिखाना है, एक एक टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले तो हमें ये दिखाना है कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, इस पोजीशन के ऊपर, वो तो दिख रहा है। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होगा, तभी ये एसएचएम कंफर्म हम तभी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहला काम है हम लोग का इसमें फोर्स निकालना। ठीक है, फोर्स कैसे निकालेंगे? हाँ, ये यूनिफॉर्मली चार्ज। कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, कि ये सर्कल का रेडियस जो है वो ए है, ए, और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, फिर क्या देंगे कि एक्स इज मच लेस देन, यहाँ पे बड़ा दिख रहा है लेकिन हम कहेंगे ऐसे कि ए से छोटा है। यहाँ पे चूंकि हमें बहुत सारा फोर्स दिखाना है, इसलिए मैंने एक बड़ा सा डायग्राम बनाया है, लेकिन एक्स जो है वो जस्ट इससे थोड़ा सा आगे, इससे चल करेगा इस point पे। ठीक है, तो दिखाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर, मान लेते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है डी क्यू, एक छोटा सा, पूरे के ऊपर कितना चार्ज है? पूरे के ऊपर कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू है चार्ज, पूरे के ऊपर, पूरे रिंग के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज। ठीक है, उसमें से एक छोटा सा चार्ज हमने ले लिया यहाँ पर, जो कि है डी क्यू। डी क्यू इस फोर्स, इस माइनस के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा हो, सीधा वो कैलकुलेट करो, कितना फोर्स लगा रहा हो किसी स्मॉल चार्ज की वजह से, जो फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा तुम उसको कैलकुलेट करो। कैसा लिखेंगे? एक छोटा सा फोर्स डी है, किसकी वजह से? तो के इंटू
माइनस क्यू है इंटू डी क्यू, ठीक है। इसको कहा ठीक है, ये क्यू फिक्स है, ठीक है, इसको वेरिएबल मत समझना, ये क्यू फिक्स है, ठीक है। डी क्यू है यहाँ पे एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये डी क्यू, तो के क्यू इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई कितने डिस्टेंस पे ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ए है, ये एक्स है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट स्क्वायर था, रूट था, स्क्वायर किया, तो ऐसा है, क्या ये डी एफ है या कुछ और लिखना पड़ेगा? सोच के बता, मैं सोचने वाला बनाना चाहता हूँ, तुम सोचो। फोर्स जो मैंने लिखा वो हो गया, इंटीग्रेट कर दूं या नहीं हुआ? नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, हाँ, क्यों, तुम्हारा सवाल सही है, क्योंकि अभी ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो चार्ज है, वो ऐसे फोर्स लगा रहा है, राइट। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो डायरेक्शन भी सोचना है ना। ये एंगल अगर थीटा, ये एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कौन सा? ये हो जाएगा, ये अगर डी एफ है तो डी एफ कॉस थीटा, और इधर की तरफ डी एफ साइन थीटा। इसका सिमेट्रिकली यहाँ पे भी तो चार्ज है कि नहीं, इसका सिमेट्रिक चार्ज है यहाँ पे। तुम सोच के देखो कि अगर ऐसे ज्वाइन कर दे, ठीक है, हालांकि ये डायरेक्शन में गलत दिखा दिया है, ठीक है, अभी मैं इसको प्लस क्यू लेता हूँ, बाद में इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। प्लस क्यू के हिसाब से ये डायरेक्शन चाहिए, प्लस क्यू के हिसाब से ये वाला डायरेक्शन, ये थीटा अगर होता तो हम लोग क्या लिखते, इसको भी कंपोनेंट रिजॉल्व करते, डी एफ कॉस थीटा डी एफ साइन थीटा, डी एफ साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, सिर्फ दो चार्ज हमने कंसिडर किया, तो इसके ऊपर नेट फोर्स किधर की तरफ जा रहा है? हाँ, एक्सिस के अलावा। यही अगर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो डायरेक्शन बदल जाएगा, तब किधर की तरफ आएगा? टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो जैसे मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डालूंगा, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डाला तो मैं इसका डायरेक्शन सबका चेंज कर रहा। हाँ, मैंने इसको क्योंकि मैंने पहले एरो बना दिया था, इसलिए उसको रखा मैं वैसे, नेगेटिव था चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज में ऐसे खींचने वाला फोर्स लग रहा है, ये भी खींचने वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उस केस में इधर की तरफ, ठीक है, ये डी एफ कॉस थीटा इस तरफ लग रहा होगा, डी एफ कॉस थीटा, दूसरा वाला भी डी एफ कॉस थीटा इधर, और ये डी एफ साइन थीटा सेम डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्लियर? निगेटिव होने से ये फर्क पड़ा, डायरेक्शन बदल गया, निगेटिव होगा तभी वो टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर निगेटिव, मैंने दोनों सिचुएशन बता दी है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा तो फोर्स कैसे रहेगा? पुश करना होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। हाँ, नीचे वाला साइन थीटा ये रहेगा, ये रहेगा, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नेट इसका किधर की तरफ लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। कितना लग रहा है? तो डीएफ की 2 df कॉस, तो ये तो दो एलिमेंट लिया, रुको, 2 df कॉस हम लिखेंगे नहीं, मैं नहीं लिखूंगा 2 मैंने सिर्फ तुम्हें एग्जांपल लेकर के बताया कि 2 एलिमेंट लिया तो 2, 3 एलिमेंट लेंगे तो 3, बताया था नहीं से पहले, 4 एलिमेंट लेंगे तो 4, यहाँ तो बहुत सारा है, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, समेशन, सबका समेशन। तो मैं यहाँ पे डीएफ लिखूंगा और ये लिखूंगा कि डीएफ कॉस थीटा बच रहा है मेरे पास एक्सेस के लॉन्ग, तो डीएफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ये एफ में, ठीक है। तो डीएफ तो ये था माइनस के क्यू बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, एक्स बाई एस, यानी कि एक्स बाई ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी क्यू, ठीक है। यहाँ पे एक्स वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी, तो यहाँ पे एक्स को तुम वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करोगे, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? डी क्यू, बहुत अच्छा, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन देखना डी क्यू, तो माइनस के क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ऐसा लिख देना है, एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है और डी क्यू का इंटीग्रेशन करना है,
मैंने क्या कहा था कि चार्जेस यूनिफॉर्म है। अब देखो यहाँ पे dq का इंटीग्रेशन कुछ होगा, मैं सीधा क्यू लिख दूंगा। क्यों लिखूंगा? क्यों? क्योंकि जितना सारा पॉइंट है, जितना सारा चार्जेस है, सबसे ये इक्वल डिस्टेंस पे, तो सबका समेशन अगर करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल चार्ज तो मिलेगा। ठीक है, तो डीक्यू को मैं क्या लिख दूंगा सीधा यार? कैपिटल क्यू। तो माइनस के क्यू इंटू क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई। अब एक और कंडीशन था क्या? एक्स मच लेस देन, तो नीचे में हम एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे। तो क्या आने वाला है ये कि जो नेट फोर्स था जिसको मास इंटू एक्सेलरेशन लिखने वाले हैं, माइनस के क्यू इंटू क्यू बाई ए का क्यूब इंटू एक्स। माइनस को छोड़ करके, एक्स को छोड़ करके, तो भी वो क्या है? ओमेगा स्क्वायर। ये मास को भेज दो नीचे, मास को ही भेज दो नीचे यहाँ, इसको कैपिटल ए लिख दो, तो कंफ्यूजन रहेगा। ये दो दो ए आ रहा है, ठीक है। कैपिटल ए यहाँ पे एक्सप्रेशन के लिए लिखा, तो एक्सप्रेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया, है कि नहीं? एक्सप्रेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एस एच एम का सॉल्यूशन है, इट विल शो एस एच एम, एस एच एम करेगा। और माइनस को छोड़ करके, एक्स को छोड़ करके जो भी बचा हुआ है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर निकल गया, ओमेगा निकल गया तो टाइम निकाल देंगे, टी इक्वल टू पे निकालो। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लो पहले। A charge is uniformly distributed over a charge is uniformly distributed over a circular ring of radius a, and another charge of minus q is placed at distance x from the center of the circular ring। क्या लिखा था ऊपर में? एक बार क्वेश्चन बोलना, क्या लिखा था? Having radius a and another charge is placed at the distance x from the center of the circular ring, another charge minus, चार्ज को मेंशन करना है, another charge minus q is placed at the from the center of the circular ring if x is much less than a, if x is much less than a, if x is much less than a, find the time period of oscillation of negative charge q, minus q. Find the time period of oscillation of minus q. कहाँ पे cos थीटा क्यों आ गया? हाँ बता रहा हूँ कि cos थीटा क्यों आ गया। मैंने ये कहा कि इसमें साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, सिर्फ cos वाला कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इधर की तरफ। तो सिर्फ दो के लिए, तीसरे के लिए निकालोगे तब भी वैसा ही होगा, ठीक है। सिर्फ एक्सेस के लॉन्ग ही फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स जो होगा वो एक्सेस के लॉन्ग लग रहा है, इसलिए एक्सेस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है सिर्फ हम उसी को लिखेंगे। और देखो कंपोनेंट को रिजॉल्व करने का जरूरत कब पड़ता है? जब फैक्टर क्वांटिटी, एकदम क्लियर रखो ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब हम फैक्टर के साथ डील करेंगे ना, तो हमेशा ही हम ऐसा रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट, लेकिन ये जब हम स्केलर के साथ डील करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ये सब में ऐसा ही रीड होगा, सब कुछ सेम रहेगा। मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना, तब ऐसा फैक्टर की तरह नहीं होगा कि कंपोनेंट रिजॉल्व करो, सीधा एलिमेंट निकालो, इंटीग्रेट करो, ठीक है। जहां पे फैक्टर है वहां पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। तुमने अक्सर देखा होगा कहीं पे हम cos थीटा को लेकर के इंटीग्रेट करते हैं, sin थीटा लेकर के इंटीग्रेट करते हैं, कहीं पे सीधा इंटीग्रेशन हो जाता है। तो सीधा इंटीग्रेशन वहीं पे होता है जो क्वांटिटी वेक्टर नहीं, वेक्टर अगर होगा तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम रिजॉल्व करेंगे ही कंपोनेंट को किसी एक एलिमेंट के लिए, और फिर जो जिस के अलोंग नेट फोर्स होगा उसी के अलोंग जो कंपोनेंट हो, cos हो या sin हो, उसको इंटीग्रेट किया जाए। हाँ नहीं, डीक्यू को इंटीग्रेशन क्यों लिख दिया है?
इंटीग्रेशन डीक्यू का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन क्या है? एलोंगेटेड एस, समेशन, समेशन, समेशन के लिए आया है। तो सारे छोटे छोटे चार्जेस का अगर सम कर दूंगा तो क्या मिलेगा? कैपिटल क्यू। वही तो लिखते हैं, इंटीग्रेशन डीक्यू इज कैपिटल क्यू। ठीक है, नोट कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन। ए और ओमेगा के कंडीशन लिख देता हूँ साइड। मैंने ऐसे लिख लेना, तो फिर उसी तरह से लिखो, कंडीशन फॉर एसएचएम। ठीक है, ये 11th का चीजें हो सकता है भूल गए होगे। ठीक है, इसलिए लिख लेना है मैंने, कंडीशन फॉर एसएचएम। एसएचएम के लिए कंडीशन है कि एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या इसी को हम लिखते हैं ए इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसा लिखते हैं। एक्सलेशन प्रोपोर्शनल माइनस एक्स दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ क्या मैंने कहा कि एसएचएम के लिए कंडीशन जो होता है एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्सलेशन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। चलो अभी तक हम लोग फोर्स पे डिस्कशन कर रहे थे, अब आ जाते हैं फील्ड। ठीक है, हो गया है? अब आ जाते हैं फील्ड में। जिससे कुछ नहीं, कंपेयर करना है। चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। माइनस को छोड़ दो, एक्स को छोड़ दो, बचा क्या? के क्यू क्यू बाई ए क्यू इंटू एम, वही ओमेगा स्क्वायर। कैसे लिखूंगा देखो यहाँ, ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा मैं ऐसे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, माइनस को छोड़ो, एक्स को छोड़ो, इसको छोड़ने का है, इसको छोड़ने का है, तो के क्यू इंटू क्यू बाई ए का क्यूब इंटू मास है। ठीक है यार, ए का वैल्यू पुट करना है तो पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए क्यूब इंटू एम। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा निकालेंगे तो ऐसा, और फिर टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई बाई ओमेगा करने का है, तो 2 पाई ओमेगा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर ए क्यूब इंटू एम बाई क्यू इंटू क्यू। अगर इस 2 पाई को अंदर ले जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 16 पाई का क्यूब। देखो इसका रिजल्ट ऐसा दिखेगा, 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू एम बाई क्यू इंटू यहाँ टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देखो ये क्वेश्चन बहुत जगह पे पूछा गया है, देखना ये कभी चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो सकता है। कौन सा? कभी 16 दिखेगा, कभी 4 दिखेगा, कभी बिल्कुल कोई नंबर नहीं दिखेगा यहाँ पे। ये हमेशा सेम रहेगा, पाई क्यू ए क्यूब, पाई क्यूब रेडियस का क्यूब, ये रहेगा ही रहेगा ऊपर में। ठीक है, पाई का क्यूब और रेडियस का क्यूब, ये रहेगा ही रहेगा। मास का टर्म ऊपर में, एप्सिलॉन ऊपर में क्यूब। ठीक है, सिर्फ ये टर्म अलग अलग हो सकता है। तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन में है ऐसा कि पाई क्यू और ए क्यू वाला एक ही कोई ऑप्शन, तो उसको लगा दो, कांस्टेंट उसमें जो भी है सही होगा उसके ऊपर। ठीक है, ये वेबजी में पूछा गया था 2016 में ये क्वेश्चन। ठीक है, और 16 में आया था वेबजी में, और उसके ठीक नेक्स्ट ईयर वापस से वेबजी में ये क्वेश्चन आया दोबारा, 16 और 17 दोनों वाले पेपर में। अगर 2 मार्क्स का उनका क्वेश्चन होता है इसमें, उनका 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। रुक जाओ, पूछूंगा अभी तुमसे। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट? नॉन कांटेक्ट। बिना कांटेक्ट में आगे फोर्स कैसे इंप्लीमेंट होगा? कांटेक्ट तो है नहीं, तुम दूर से किसी को थप्पड़ मार सकते हो? नहीं, नहीं मार सकते ना। नहीं। ठीक है, फोर्स लगाने के लिए एक तो होता है कि कांटेक्ट में आना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट अगर इसके ऊपर रखा है तो एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है नीचे से। ठीक है, जिसने ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस कर रखा है। लेकिन कुछ फोर्स ऐसे भी होते हैं जो बिना कांटेक्ट में आए हुए लगते हैं, जैसे ग्रेविटेशन का फोर्स। मैग्नेट को अगर रखोगे, मैग्नेट से तो खेला हुआ बचपन में। ठीक है, अभी भी खेलते हो क्या? कोई ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ पोल को नजदीक में लेकर के आ रहे हैं? हाँ,
नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक बार होता है कि जल्दी से अटैक, मतलब जो तुरंत अटैच हो गया इधर, और एक बार है कि कोशिश करे लेकिन कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, चला है। हाँ ठीक है, तो कांटेक्ट में नहीं है फिर भी वो दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। तो जब भी नॉन कांटेक्ट फोर्स की हम बात करते हैं तो हमेशा फील्ड थ्रू, हमेशा। तुमने ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा होगा, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, मैग्नेट के कैसे मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी बिना कांटेक्ट का अगर कोई फोर्स लग रहा है तो कोई ना कोई फील्ड की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो ये चार्ज आने के बाद क्या किया इसने, अभी एक खाली जगह था, मैंने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, ठीक है। ये ऐसे नहीं रहेगा, आते ही अपने क्या करेगा, रायता फैलाना शुरू कर दिया, ठीक है। अपने इसने स्पेस को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, चेंज लाना शुरू कर दिया, ठीक है। और इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज रखेंगे हम लोग, तो इस फील्ड के थ्रू वो इसके ऊपर एक फोर्स करेगा, ठीक है। ग्रेविटेशन के केस में भी यही होता है, एक मास जैसे ही आया उसने चारों तरफ अपने फील्ड को मॉडिफाई करना शुरू किया, उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा मास पार्टिकल आएगा तो वो उसके ऊपर एक फोर्स करेगा, ठीक है। यहाँ भी वैसा ही कुछ हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेजर कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेजर करते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। रुक जाओ, यहाँ पे दो तीन चीज मैं बोल गया, ठीक है। टेस्ट चार्ज बोल गया, फोर्स तो ठीक है समझ में आ रहा था, फोर्स क्या था इसके ऊपर। तो फोर्स हम ऐसे लिख सकते थे, अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर आर है तो फोर्स हम कैसे लिख सकते थे, कि क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। सेंट्रल फोर्सेस है, दिख रहा है। और जैसे ही यहाँ से अगर हम फील्ड निकालना चाहेंगे तो मुझे यही मालूम है कि क्या करना है, क्या करने का है। तो जिसको लेकर के आए हैं उसी से डिवाइड करने का। क्यू नॉट चार्ज को रखा था, ये तो पहले से प्रेजेंट था, हमने इस चार्ज को लाया था, तो क्यू नॉट से डिवाइड करने का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए ऐसा हुआ, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, या 1/4 क्यू बाई आर। ये तो एक पॉइंट चार्ज था, उसने कितना फील्ड प्रोड्यूस किया वो हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी दो तीन पॉइंट जो समझना है कि टेस्ट चार्ज क्या है। तुम जब देखोगे इधर में एनसीईआरटी जैसे बुक में, तो यहाँ पे लिखा होता है ऐसा, लिमिट क्यू नॉट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। टेस्ट चार्ज का क्या सिग्निफिकेंस, तो दूसरा चार्ज लेकर के नहीं आए, कहाँ पे, वहां तो मैंने डिफाइन जैसा किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने डिफाइन किया कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा तो मैं क्या कहूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बीच में लग रहा है, क्यू और क्यू नॉट के बीच में। तो क्या है, क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कूलम्ब स्टॉप लेते हैं। और पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो जितना मैं चार्ज लेकर के आया हूँ 5 कूलम्ब का अगर मैं चार्ज ले रहा हूँ, तो लेकिन मुझे 1 कूलम्ब के ऊपर चेक करना है, तो 5 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए जो चार्ज लेकर के आते हैं, क्यू नॉट को लेकर के आया तो क्यू नॉट से डिवाइड, क्लियर। तो डिफिनेशन में लिखाऊंगा मैं, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। एक्सप्रेशन के रूप में हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब एक्सप्रेशन के रूप में हमने ऐसा लिखा, मुझे यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, क्यू नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, बुक के अंदर ऐसा होता है लिखा हुआ, क्या मतलब है इसका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज क्यू नॉट नहीं, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ये बात सही, यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं। यूनिट बनाने के लिए तो हमें यूनिट होता था, हम क्यू नॉट से क्यों डिवाइड करते, ठीक है। हाँ, सोच के बताओ कि क्यू नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो का क्या मतलब, बोलोगे कुछ। एग्जैक्टली, वाह बहुत अच्छे, पर क्या ये पर है। हम लोग फील्ड अभी किसका कैलकुलेट करें, किसका कर रहे हैं ना, लेकिन अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया यहाँ पे, दूसरा चार्ज, तो वो भी फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो फिर हम कैसे कहेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर जो फील्ड है वो इस चार्ज का इतना है, कह सकते हैं क्या, नहीं। इसलिए जो चार्ज हम लोग लेकर के आएंगे वो ऐसा चार्ज लेकर के आएंगे जिसके आने की वजह से बहुत ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस, मतलब इसके फील्ड में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई क्यू नॉट इज टेकन एज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज या नेग्लिजिबल पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कहते हैं, ठीक है। चलो, तो टेस्ट चार्ज हमेशा ही छोटा होगा, क्यों, क्योंकि तो उसके आने से एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी दूसरे चार्ज की वजह से
वो इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, चलो ये तो हो गया कि पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग ऐसा लिखेंगे। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा? बाहर की तरफ, ऐसे। ठीक है, ये अगर आर है तो हम लोग इसी को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म 1/4πε0 इंटू क्यूब बाई आर का क्यूब बाद में लिखेंगे, आर स्क्वायर रहने दे तो यहाँ पे आर का कैप। आर कैप का क्या मतलब? यूनिट वेक्टर। किसके अलाउंग? किसके अलाउंग? आर के अलाउंग। ठीक है, डायरेक्शन उसका ये रहा है। यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्शन बताना होता है। ठीक है, अभी हमने आर के फॉर्म में इसको लिखा नहीं, अब इस यूनिट वेक्टर को मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा। देखो यहाँ 1/4πε0 इंटू क्यूब बाई आर का क्यूब इंटू क्या है, क्यों वजह है इतना तो साफ नहीं किया है। 1/4πε0 क्यू इंटू यहाँ पे लिखते हैं आर। यहाँ पे मैंने अलग सा कुछ नहीं किया, मैंने यूनिट वेक्टर को जस्ट जैसा डिफाइन है कि वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड वैसे लिख। ठीक है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर इसके अलावा डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड आर है, या आर स्क्वायर से आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से आएगा सुपर पोजिशन। जैसे डायरेक्शन आ गया, वेक्टर आ गया, तो आप कहेंगे कि किसी एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारा चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, तो अब हम लोग चले किसमें? सुपर पोजिशन पे। तो अभी ये डिस्क्रीट चार्जेस प्ले कर रहे हैं, चार्ज एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ यहाँ है, तो डिस्क्रीट चार्ज अलग अलग चार्जेस कितना किसी पॉइंट के ऊपर कितना फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है वो हम लोग लिखेंगे। फिर कहेंगे जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस, तब क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। चार्ज जब कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो तो समेशन, बताया था मैंने, समेशन हम लोग ऐसे एक एक चार्ज को लेकर के ऐड करते हैं, समेशन। और इसी चीज का जो एस लेटर है, समेशन, ये एलोंगेटेड एस इन इंटीग्रेशन समेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, एलोंगेटेड एस इंटीग्रेशन का जो सुपर है दैट इज एलोंगेटेड एस। ठीक है, ये समेशन के लिए यूज होता है। तो जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, उस केस में, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में इंटीग्रेशन को लेकर के। ठीक है, फिलहाल हम लोग चल रहे हैं किसमें? तो डिस्क्रीट चार्ज के नहीं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लिख लो, ऊपर में फिटिंग दे दो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है? चलो मैंने पहले बहुत सारा डिस्क्रीट चार्ज अलग अलग चार्जेस पर रखे हैं। एक चार्ज इधर में Q1, एक पहले पॉइंट हमने ले लिया इधर ई पॉइंट, इसके ऊपर फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, पॉजिटिव चार्जेस के अवे। ठीक है, अभी मैं फील्ड कुछ का फील्ड लाइंस दिखा दूंगा, फील्ड लाइंस पे डिस्कस करेंगे वो चीज। ये है Q2 और Q2 की वजह से है इधर की तरफ। ठीक है, इसको R1, इसको R2, यहाँ पे भी एक चार्ज है Q3, इसने भी इसके ऊपर एक, इसने भी इसके ऊपर एक फील्ड प्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये हो गया R। ऐसा ही बहुत सारा चार्ज है, इन चार्ज। ठीक है, ये बताओ पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिखूंगा? K Q1 बाई R1 का स्क्वायर इंटू R1 का क्या, क्या लिखा? E2 क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर इंटू R2 का क्या आप लिख रहे हो तो यहाँ पर फैक्टर दे सकता हूँ, K Q3 बाई R1 R2 R3 का स्क्वायर, R3 का क्या।
क्या करना है, सबको फैक्टोरियली ऐड करना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल कैलकुलेशन फैक्टर एडिशन, ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा ऐसा कुछ E1 E2। इसका मतलब क्या सिंपल एडिशन है, नहीं, एक लाइन के ऊपर होगा तो सिंपल एडिशन, अदरवाइज फैक्टर एडिशन। दो फैक्टर है, मान लो जैसे E1 लिखा मैंने यहाँ पे, E1 मैं किसको लिख रहा हूँ, Q1 ने जो फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस किया इसका नाम है E1 लिखता हूँ, ठीक है, इधर की तरफ है। Q2 ने जो फील्ड प्रोड्यूस किया है ये E2 है, और Q3 ने जो फील्ड प्रोड्यूस किया है वो E3, ठीक है। तो E1 E2 E3, पहले E1 E2 के बीच का हम लोग देखेंगे कि एंगल कितना है। जैसे यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है तो रिजल्टेंट पूरा फैक्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था, पूरा फैक्टर का एप्लीकेशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। कैसा, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस्ट का रिजल्टेंट जस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखने का पर्पस क्या है, अगर n चार्ज होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा के क्यू आई डिवाइडेड बाई आर आई का स्क्वायर इंटू आर आई का क्या, आई इक्वल टू 1 से लेकर के ये हो जाएगा ई नेट। मतलब जितना सारा चार्जेस है सबका फैक्टर एडिशन करना, समेशन करना, ठीक है, इंडिविजुअल कैलकुलेशन। और ज्यादातर वो केसेस में क्या क्या होगा, 2 चार्ज होगा, 3 चार्ज होगा, 4 चार्ज होगा, ठीक है, ऐसा होगा। अब जब यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगे तो उस केस में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये समेशन ही इंटीग्रेशन में कन्वर्ट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, चलो पहले उसको भी लिख ही देते हैं, ठीक है। फॉर कंटिन्यूस, ये था डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज एक चार्ज यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे है, ठीक है। और फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग समेशन की जगह पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंटिन्यूस अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तब के लिए क्या करना है, तब के लिए हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, सोच के देखो ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, मतलब प्लेन में रख सकते हैं, प्लेट, प्लेट के लिए क्या चाहिए, प्लेन, स्फीयर के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन अलग अलग, ठीक है। तो हर बार, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले देता हूँ उसके बाद, जैसे एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, रॉड के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक चार्ज अगर होता तो सोच कर देखो, सिर्फ ये वाला चार्ज अगर होता और इस रॉड से ए डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, इस रॉड का पूरा लेंथ कितना है एल, टोटल चार्ज कितना है क्यू, ठीक है, इससे ए डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी, ठीक है, उसी को मैंने नीचे में ड्रॉ किया है, ये वाला चार्ज अगर ऐसे होता है और ए डिस्टेंस के ऊपर हमसे पूछा जाता बताओ यहाँ पे फील्ड कितना है, तो क्या लिखते बताओ, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ये लिखते ना टुवर्ड्स ले, दूसरा वाला चार्ज तो यहाँ पे डिस्टेंस तो चेंज हो गया, तीसरा वाला चार्ज यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो गया, चौथा वाला चार्ज यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो गया। हर बार जितने चार्ज के पास जा रहे हैं सबके लिए डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है, तो क्या करूँ यहाँ, समेशन, समेशन जो कि यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंटीग्रेशन में। तो समेशन में हम क्या करते थे, समेशन में हम कुछ ऐसा करते थे, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, या के इंटू क्यू आई डिवाइडेड बाई आर आई का स्क्वायर, ये करते थे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, ध्यान से देखना और समझना है। हम लोग अपने मन से एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, क्या, dx, dx के ऊपर जो चार्ज है वो dq, dx के ऊपर जो चार्ज है वो dq है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिटरी मेथड, सिंपल,
एल लेंथ के ऊपर क्यू चार्ज है, 1 यूनिट के ऊपर क्यू बाई एल चार्ज है, तो डीएक्स के ऊपर क्यू बाई एल इंटू डीएक्स। उसी क्यू बाई एल को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा चार्ज डेंसिटी, कौन सा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बुक के अंदर होता है लैम्डा इंटू डीएक्स। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम लोग को क्या करना है, तुम ये मान के अभी लिखना नहीं है, ठीक है। इधर में देखो, मान लो कि अगर सिर्फ अगर यहाँ पे कोई चार्ज होता, जिसको मैंने डीक्यू नाम दे दिया है, तो ये कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, तो इसके ऊपर तुमने क्या लिखा होता, ए इंटू डी क्यू बाई एक्स का स्क्वायर, ये लिखा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा होता है, ये लिखा होता, ठीक है। लेकिन इसमें डी क्यू तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी क्यू कितना है पता है क्या, नहीं पता। क्वेश्चन में तो डी क्यू बोला नहीं, हमने तो अपने मन से लिया है, एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्टेप हमने कट किया, जिसके ऊपर चार्ज डी क्यू, वो डी क्यू कितना है। तो डी क्यू कितना है ये हम कैलकुलेट करेंगे यूनिट की मेथड से। एल लेंथ के लिए चार्ज क्यू है, 1 यूनिट के लिए चार्ज क्यू बाई एल, तो डीएक्स यूनिट के लिए चार्ज कितना है, क्यू बाई एल इंटू डीएक्स। इसी को हमने कहा लैम्डा इंटू डीएक्स, यानी कि लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो डीक्यू का कैलकुलेशन यहाँ, कैलकुलेशन ऑफ डीक्यू इन 1 डायमेंशन, कैलकुलेशन ऑफ डीक्यू फॉर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डीक्यू को हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, टोटल एल लेंथ के लिए क्यू चार्ज है, 1 यूनिट के लिए क्यू बाई एल है, तो डीएक्स यूनिट के लिए क्यू बाई एल इंटू डीएक्स है, और इसी को हम लैम्डा इंटू डीएक्स लिखेंगे। तो डीक्यू इक्वल टू बेसिकली लैम्डा इंटू डीएक्स। यहाँ पे लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब क्या करेंगे, डीक्यू के ऊपर लैम्डा इंटू डीएक्स पुट करो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करते समय रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक है, तो पहला चार्ज कहाँ पे था, फर्स्ट वाला चार्ज, सबसे पहला चार्ज कहाँ पे था, ए डिस्टेंस पे। सबसे लास्ट वाला कहाँ पे, नहीं, ए प्लस, यहाँ तक तो डिस्टेंस ए है, और उसके बाद लेंथ है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, अब देखो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा इसका, इसके आगे मैं लिखता है डी इक्वल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के इंटू डी क्यू, जो कि यहाँ पे हो जाता है लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स बाई एक्स का स्क्वायर। और इंटीग्रेट करता है कहाँ से, मिनिमम ए से लेकर के ए प्लस। ठीक है, क्लियर। अब के कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, लैम्डा भी क्यू बाई एल है, बाहर आ जाएगा, dx बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, एक्स टू द पावर -2। ठीक है, एक्स टू द पावर क्या है, लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं, थोड़ा नेक्स्ट वाले पेज पे जा रहा हूँ। मैंने ये लिखा d इक्वल टू के इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स बाई एक्स का स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ तक, तो ए से ए प्लस, ये क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन, बाहर निकाल दिया। लैम्डा क्या था, क्यू बाई एल, तुम लैम्डा के टर्म में रख सकते हो, और dx बचा क्या, x टू द पावर -2 dx। अब यहाँ पे सोच के बताओ, क्या ये x कांस्टेंट है कि वेरिएबल, वेरी कर रहा है ना, वेरी कर रहा है। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, वेरी करने लगा लेंथ के साथ। तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन x का होने वाला है। तो x टू द पावर -2 dx, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको कहते हैं, वो dx है यहाँ पे। तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और ये हो चुका है -1/x, कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस एल। ठीक है, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल 1/a+l -1/a। इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/a पहले हो जाएगा, 1/a। तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या लिखेंगे, a इंटू a+l डिवाइडेड बाई a+l माइनस, ठीक है, नीचे में -l, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या होगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, ऊपर में l/a इंटू a प्लस एल। ठीक है, तो जी का मैट अगर खोलोगे तो पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में यही दिखेगा। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड उस रॉड की वजह से। कहाँ पे,
मैंने ये माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/a माइनस 1/a 8 प्लस एल करते हैं, इसलिए वो ऐसा दिखता है। ठीक है, अब नोट कर सकते हैं, नोट कर लो, पहले ही नोट कर लिया। ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, वन डायमेंशनल ऐसे बात हो गया। बैठ जाओ किसी तो खाली। ठीक है, अच्छा नहीं हो गया। ठीक है, ठीक है, लिखने के लिए टाइम दूंगा क्योंकि मैं बीच में लिखने के लिए। सर आप म्यूट हो गए। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा बदलते हैं। एक क्वेश्चन इधर में है, ठीक है, ऐसे वर्ग में नहीं है। ये एक रॉड है, एल लेंथ का रॉड है, ठीक है, चलो पहले लिख लो। हो गया सर, आ गया तो 600 प्लस है। चलो ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, वन डायमेंशन में ही है। हाँ ठीक है, टू डायमेंशन में जाएंगे तो सिग्मा इंटू डी लिखेंगे, वो भी डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है कि ये इंटीग्रेशन के थ्रू जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कभी सिचुएशन में लगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसको सिंपल करने के लिए गॉस लॉ है, तो सिंपल कैलकुलेशन भी है, इसलिए टेंशन लेने का नहीं, लेकिन क्योंकि ये पार्ट है इसलिए हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अभी वन डायमेंशन, हाँ ये डेरिवेशन, हाँ डेरिवेशन था एक रॉड के, ये डेरिवेशन था कि एक रॉड है, रॉड के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रॉड के एक इंच से ए डिस्टेंस के ऊपर कोई दूसरा पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट के ऊपर इस पूरे चार्ज पे से कितना इलेक्ट्रिक है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा है,
क्वेश्चन अभी ऐसा है कि एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है ऐसा, यूनिफॉर्मली चार्ज था इस तरह से, ठीक है। इस रॉड को एक रिंग बना दिया गया, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर। इतना टेंशन में क्यों आ रहा है, रॉड को तो बना ही सकते हैं रिंग, ठीक है। तो एक सेमी सर्कुलर रिंग बना दिया गया ऐसा, ठीक है। और इस रिंग के ऊपर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें कहा गया है कि इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे, यहाँ पे एक पॉइंट है या सेंट्रल पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है, मतलब इस कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, पहले ही हम देखेंगे, पहले रुको, ठीक है, कुछ बोलने से पहले सोच लो, ठीक है। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे 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 ऐसे, डिस्टेंस सेम, एंगल चेंज हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, एंगल भी पता है कहाँ से, जीरो से पाई, जीरो से पाई, क्लियर। तो फंक्शन जो हम बनाएंगे वो किसका, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन थीटा में आना चाहिए, डी थीटा, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी किसी एक चार्ज को हम लेते हैं ऐसे कि थीटा पे थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ ऐसे, डी थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो लेंथ बना वो है आर इंटू डी थीटा, ठीक है, आर इंटू डी थीटा, जिसको हम लोग डीएल कह सकते हैं। एक छोटा सा स्ट्रिप लिया यहाँ पे डीएल, ऐसा ही करते थे ना, एक छोटा सा स्ट्रिप लेते थे डीएल डीएक्स ऐसा। तो यहाँ पे मैं डीएल का एक छोटा सा स्ट्रिप लेता हूँ, वो डीएल कितना है, आर इंटू डी थीटा, ठीक है। तो क्योंकि हमें इंटीग्रेशन जो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो बनाना है वो किससे बनाना है, वो थीटा में बनाना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हमने छोटा सा एलिमेंट लिया, डेट इज आर इंटू डी थीटा, क्लियर यहाँ तक। टोटल एल लेंथ के ऊपर चार्ज कितना था, क्यू, क्यू, टोटल एल लेंथ के ऊपर। अभी उसका रेडियस कितना है ये हमें नहीं पता, हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दिया गया वो इतना ही दिया गया है कि ये एल लेंथ है, ठीक है। एल लेंथ के ऊपर चार्ज क्यू है, एल लेंथ के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू। उसी एल लेंथ को हमने एक सेमी सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो बताओ इस एल लेंथ के साथ सेमी सर्कुलर रिंग का तो एक रेडियस होगा, मान लेते हैं ये आर, दिया नहीं उन्होंने, हमने अपने मन से माना। अगर दिया नहीं हमने अपने मन से माना है, एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, लेकिन वापस हम उसको रिप्लेस करेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन से। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, लेंथ एल, जो कि है पाई आर। तो आर यहां से हमने निकाल लिया, कितना है, एल बाई पाई, ठीक है, यहाँ पे क्लियर, ठीक है। चलो, अब जो यहाँ पे चार्ज है डी क्यू, जिसको हमने डी क्यू कहा है, उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। मैंने हमेशा कहा है कि डी क्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, डी क्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो डी क्यू कितना है, तो डी क्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डीएल लेंथ के ऊपर जो चार्ज है दैट इज डी क्यू, एल लेंथ के ऊपर कितना है, क्यू, 1 यूनिट के ऊपर कितना है, 1 यूनिट के ऊपर कितना है, या तो मैं ऐसे कहो कि पाई आर के ऊपर कितना है, क्यू, 1 यूनिट के ऊपर कितना है, क्यू बाई पाई आर। तो डीएल यूनिट के ऊपर कितना है, क्यू बाई पाई आर इंटू डीएल, डीएल है कितना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, क्यू इंटू पाई, क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू आर इंटू डी थीटा, आर से आर कैंसिल, क्यू बाई पाई डी थीटा। ये क्या आ गया, ये क्या आया, डी क्यू। हाँ बोलना चाह रहा था, क्या, एल इक्वल टू पाई आर कैसे है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, लेंथ पाई आर होता है, पाई आर किसके इक्वल है, लेंथ के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक तो डी क्यू हमने निकाल लिया। अब क्या करने का है, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे डी क्यू को देख रहा हूँ, और यहाँ पे रहा, अगर कोई पॉइंट चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता, होता या नहीं होता, होता। तो डी का डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन, क्या इसको यहीं पे छोड़ दूं, नहीं, नहीं, फोर्स फील्ड ये सब वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व करेंगे यहाँ पे, ये थीटा था, ये भी थीटा, तो एक इधर की तरफ डी साइन थीटा और एक डी कॉस थीटा। ये तो
एक एलिमेंट है उसकी वजह से। अब सिमेट्रिकली देखो, यहाँ पे फिजिक्स में जब चीजों को सिंपल करना होता है ना, तो सिमेट्री आर्गुमेंट यूज, सिमेट्री, ठीक है। वो क्या कहेंगे कि सिमेट्रिकली एक दूसरा चार्ज यहाँ पे रहते हैं ऐसे, तो उसका फील्ड इधर की तरफ जा रहा होता, और वो भी कुछ इसी तरह का एंगल थीटा बनाता, तो डी कॉस थीटा इधर की तरफ, और डी साइन थीटा वापस से नीचे की तरफ ऐसा आ जाता, हाँ या ना, ठीक है। डी साइन थीटा नीचे की तरफ आ जाता है, यस और नो, ठीक है। अब ये बताओ कि डी कॉस थीटा तो कैंसिल हो रहा है ना, नेट कितना है, नेट है डी साइन थीटा। ये तो सिर्फ दो एलिमेंट को हमने देखा कि दोनों का 2D साइन थीटा है, लेकिन दो ही एलिमेंट है क्या, बहुत सारा है। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, डी साइन थीटा लिखेंगे और आगे लगा देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने, चलो पहले ई नेट को ऐसे लिख दिया, ई नेट है बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन, क्लियर। डी को क्या लिखूं, के इंटू डी, डी को क्या लिखूं, के इंटू डी, के इंटू डी, राइट, डिवाइडेड बाई कितने डिस्टेंस पे है, अब सारा चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पे, तो डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन, ठीक है। अब डी क्यू को हमें करना है कैलकुलेशन, तो डी क्यू को क्या लिखूंगा, कर चुका कैलकुलेशन, क्या, क्यू इंटू डी थीटा बाई पाई, ठीक है। तो डी क्यू को करना है हमें रिप्लेस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को लिखा, डी क्यू को लिख दिया मैंने, अभी लिखो मैं तुम लोग, ठीक है, क्यू बाई पाई लिखने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा, इंटू साइन थीटा और डी थीटा, नीचे में क्या था आर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। चलो अब यहां से जो कांस्टेंट है 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू, इन सब को बाहर निकाल दिया, बचा क्या मेरे पास, साइन थीटा डी। अब यहाँ पे लिमिट भी तो डालना पड़ेगा, किसका, वेरी कौन कर रहा है, थीटा, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से हुआ था, 0 से पाई, तो 0 से पाई, तो क्या हो चुका है ये, क्यू बाई 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, साइन थीटा का माइनस ऑफ कॉस थीटा, इंटीग्रेशन 0 से पाई, माइनस बाहर निकल, ठीक है, माइनस को बाहर निकाल दिया, नेट फील्ड इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये बाहर जा चुका है, और फिर एक बार क्या पुट करेंगे, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, ठीक है, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस जीरो 1, तो -1 -1 -2, ये आगे जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, तो 2, तो फाइनली ये क्या बन गया, 2 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, खत्म नहीं हुआ, आर तो था नहीं, क्वेश्चन में तो नहीं था ना आर, अब तुम खोजोगे ये आंसर आ गया, नहीं मिलेगा ठीक है। आर को फिर हमें वापस रिप्लेस करना है किसमें, ये रहा, ये रहा एल बाई पाई, तो रिप्लेस कर दो, तो 2 × Q बाई 4 पाई, 4 पाई स्क्वायर था क्या, छूट गया मेरे पास, पाई स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और आर की जगह क्या लिखूंगा, एल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, ठीक है, ये 2 से गया, क्या है ये, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एल का स्क्वायर, ये आ चुका है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर के, इधर की तरफ, इधर वर्ड्स, नो वर्ड्स, नेट डाउनवर्ड, जे कैप माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ठीक है, चलो हो गया, समझ में आ रहा है अभी तक, ठीक, हाँ बोल दूंगा, ये ऐसे वर्मा का एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो नोट करना है, नोट कर दो जल्दी फटाफट, ठीक है, मैं बता दूंगा इसको अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीज फॉर्मेशन है, जो मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है वो मेन है, मैथमेटिकल हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, एक छोटे से एलिमेंट के लिए चूज किया, फिर उसके लिए किस तरह से इक्वेशंस को लिखना है, ठीक है।
क्योंकि आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है।